नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। चलिए आज बात करते हैं भारत के पहले महान साम्राज्य मौर्य वंश की। ये वो जमाना था जब पहली बार लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एक ही शासन के झंडे तले लाया गया था। तो आइए इस शानदार कहानी की गहराइयों में चलते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है एक मिस्ट्री से, एक ऐसी ऐतिहासिक पहेली से जो हमें मिलती है प्राचीन यूनानी लेखों में। एक ऐसा राज जिसने इतिहासकारों को सदियों तक परेशान किए रखा। देखिए, स्ट्रैबो और प्लूटार्क जैसे बड़े बड़े यूनानी इतिहासकारों ने एक बहुत ही शक्तिशाली भारतीय राजा के बारे में लिखा, लेकिन उन्होंने जो नाम इस्तेमाल किए थे, सैंड्रोकॉटस और एंड्रोकॉटस, वो भारत के किसी भी रिकॉर्ड में थे ही नहीं। तो सवाल ये था कि आखिर वो बात किसकी कर रहे थे। तो सिचुएशन ये थी कि एक तरफ तो थे यूनानी स्रोत जो बार बार सैंड्रोकॉटस का जिक्र कर रहे थे, और दूसरी तरफ थे हमारे भारतीय ग्रंथ जिनमें कहानी थी चंद्रगुप्त मौर्य की। अब दो अलग अलग नाम, लेकिन क्या ये एक ही इंसान हो सकते थे? बस यही वो गुत्थी थी जिसे सुलझाना था। और फिर वो पल आया जिसने इतिहास की इस पहेली को हमेशा के लिए सुलझा दिया। सर विलियम जॉन्स ने पहली बार ये साबित किया कि यूनानी ग्रंथों का सैंड्रोकॉटस कोई और नहीं बल्कि भारतीय इतिहास के महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ही थे। और इस एक खोज ने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि बात किसकी हो रही है, तो चलिए सीधे उस महान संस्थापक की कहानी पर चलते हैं जिसने साम्राज्य की नींव रखी, चंद्रगुप्त मौर्य। अच्छा, चंद्रगुप्त के आने से ठीक पहले का माहौल समझिए। सिकंदर भारत पर हमला कर चुका था। भले ही उसकी सेना व्यास नदी से आगे नहीं बढ़ी, पर उसके हमले ने उत्तर भारत की राजनीतिक कमजोरी को सबके सामने ला दिया था। खासकर नंदवंश के राजा धनानंद का शासन अंदर से कितना खोखला है, ये साफ हो गया था। और बस यहीं से एक नए लीडर के उभरने का रास्ता बना। और इसी मौके को भुनाया चंद्रगुप्त ने। अपने जीनियस गुरु चाणक्य की मदद से उन्होंने न सिर्फ धनानंद की विशाल सेना को मात दी, बल्कि मगध पर कब्जा करके भारत के पहले अखिल भारतीय साम्राज्य की बुनियाद रख दी। चंद्रगुप्त की काबिलियत सिर्फ जंग के मैदान तक ही नहीं थी। उन्होंने सिकंदर के जनरल सेल्यूकस निकेटर को हराकर एक बहुत बड़ा इलाका तो जीता ही, साथ ही एक यूनानी राजकुमारी से शादी करके कूटनीतिक रिश्ते भी बनाए। उन्हीं के दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज आया था, जिसने इंडिका लिखी, जो उस दौर के भारत की एक अनमोल तस्वीर हमें देती है। और इस इतने ताकतवर सम्राट का अंत भी उतना ही नाटकीय था। अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव में उन्होंने राजपाट सब त्याग दिया, जैन धर्म अपना लिया और एक भिक्षु की तरह उपवास करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। एक सम्राट की कहानी का ये वाकई एक असाधारण अंत था। चंद्रगुप्त के बाद उनके बेटे बिंदुसार ने गद्दी संभाली। उन्होंने उस विशाल साम्राज्य को न सिर्फ बनाए रखा जो उनके पिता ने खड़ा किया था, बल्कि विदेशी शक्तियों के साथ डिप्लोमैटिक रिश्ते भी कायम रखे। मौर्य वंश की इन 3 पीढ़ियों ने भारत पर अपनी अलग अलग छाप छोड़ी है। पहले चंद्रगुप्त, जिन्हें यूनानी सैंड्रोकॉटस कहते थे, फिर उनके बेटे बिंदुसार जो अमित्र घाट कहलाए, यानी दुश्मनों का नाश करने वाले, और फिर आए अशोक, जिन्हें उनके शिलालेखों में पियदस्सी कहा गया है। हर सम्राट की अपनी एक अलग पहचान और अपनी एक अलग विरासत थी। और अब आते हैं मौर्य वंश के सबसे मशहूर सम्राट पर, चंद्रगुप्त के पोते अशोक। उन्होंने साम्राज्य को उसकी सबसे बड़ी ऊंचाई पर तो पहुंचाया ही, लेकिन फिर उसके मकसद को ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये तारीख 261 ईसा पूर्व, ये भारतीय इतिहास में एक मोड़ की तरह है। ये वो साल था जब अशोक ने कलिंग पर विजय हासिल की। कलिंग का युद्ध बहुत ही भयानक था। जीत तो मिल गई, लेकिन जंग के मैदान पर जो तबाही और खून खराबा हुआ, उसने अशोक के दिलो दिमाग पर एक बहुत गहरा असर डाला। इस एक जीत ने उन्हें पूरी तरह से बदल कर रख दिया। और ये बदलाव सिर्फ सोच में नहीं था, ये अशोक के कामों में साफ साफ दिखने लगा। कलिंग विजय के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया, नैतिकता का प्रचार करने के लिए धम्म महामात्र नियुक्त किए और लुम्बिनी जैसी पवित्र जगहों की यात्रा करके वहां के लोगों के लिए टैक्स भी कम कर दिया। तो ये धम्म आखिर था क्या? ये आप कह सकते हैं नैतिक आचरण का एक कोड था।
ये सैन्य विजय की जगह शांति, सहनशीलता और नैतिक शासन की एक पॉलिसी थी। अशोक ने इस संदेश को पत्थर के खंभों और चट्टानों पर खुदवाकर पूरे साम्राज्य में फैलाया ताकि हर कोई इसे पढ़ सके। तो मौर्य वंश की विरासत क्या है, वो आज भी इतने महत्वपूर्ण क्यों माने जाते हैं? सबसे जरूरी बात तो ये है कि उन्होंने भारत को उसकी पहली राजनीतिक एकता दी। ये पहला मौका था जब इतने बड़े भूभाग को एक ही झंडे के नीचे लाया गया। ये उनकी सबसे बड़ी और स्थायी कामयाबी थी। और आखिर में एक सवाल सोचने के लिए रह जाता है। चंद्रगुप्त ने तलवार के दम पर एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया। उनके पोते अशोक ने उसी साम्राज्य पर नैतिकता और धम्म के विचार से शासन करने की कोशिश की। तो असली शक्ति किस में है, विजय में या विचार में? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही मौजू है।